अगर आप बैंक से रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बैंक के स्कीम के बारे में, बैंक पेंशनर्स के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ और आज का ये वीडियो सभी बैंकर्स के लिए लागू होता है और ख़ास तौर पर उन बैंकर के लिए जो अभी रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं। अक्सर बैंकर्स को बैंकिंग इंडस्ट्री में कई फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो अचानक वो फैसिलिटीज़ बंद हो जाती हैं, तो उनको अपना मंथली डे टू डे फाइनेंसिंग या उसके एक्सपेंडिचर्स के मैनेजमेंट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं स्टेप वाइज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। आइए, मैं पॉइंट वाइज़ चर्चा करूँगा। बैंकर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, हाउ टू रिज़ॉल्व 3 फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये अक्सर सब बैंकर्स के रिटायरमेंट के बाद 3 किस्म की फाइनेंशियल क्राइसिस नज़र आती हैं, जिनको कि मैं आगे ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हम बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कैसी हमारी आदत बनी होती है। तो हर महीने हमें सैलरी मंथ के एंड में पे हो जाती है। बाकी कई अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि पेट्रोल का रियम्बर्समेंट है, पेपर के बिल हैं या सर्वेंट अलाउंस है, कई चीज़ें हैं, उनका बिल मंथ के शुरू के हफ्ते में ही पे हो जाता है। मेडिकल बिल्स होते हैं, फर्नीचर और फिक्सचर्स के लिए मिलता है, तो वो भी रियम्बर्स हो जाता है टाइम टू टाइम। हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस या तो कैशलेस होते हैं या वो रियम्बर्स हो जाते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जो कि इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए आपको अवेलेबल होती है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम ही होता है। तो क्लीन ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है सर्विस के दौरान, वो भी काफ़ी काम आती है। जब कभी भी आपको कोई भी इमरजेंट खर्चा करना होता है, तो उस टाइम काम। लेकिन जैसे ही आदमी रिटायर होता है, तो उसकी ये सारी फैसिलिटीज़ बंद हो जाती हैं और उसको केवल हर महीने पेंशन का अमाउंट मिलता है और वो भी जो उसको सैलरी मिल रही थी, उसके आधे पे होता है। आधे से भी कम ही होता है। वो अचानक इनकम का सोर्स एकदम कम होने से जो आदतें हमारी सर्विस के दौरान बनी होती हैं, उसमें कुछ हमें परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं और जो अलाउंसेस होते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं, तो महीने के पहले हफ्ते में भी कुछ नहीं मिलता। फर्नीचर फिक्सचर्स का कोई रियम्बर्समेंट नहीं होता, तो जो भी घर में फ्रिज खराब हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गई, तो वो खुद ही अपने पैसे से ठीक कराना होगा या खरीदने होंगे नए। हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कैशलेस होते हैं, जो कि पॉलिसी के अमाउंट के बराबर ही होते हैं। यदि पॉलिसी से ऊपर खर्चा आ गया, तो वो भी अपनी जेब से ही पे करना और कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना होने की वजह से इमरजेंसी में हमें इधर-उधर झाँकना पड़ता है या अपने पास सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि हमें 3 किस्म की मेजर क्राइसिस नज़र आती हैं रिटायरमेंट के बाद। ओनली पेंशन इज credited during last week of month and no other allowances are paid thereafter. Income tax is still payable if you have invested superannuation benefits in banks or गवर्नमेंट स्कीम्स। यदि बैंक डिपॉजिट में किया या कहीं पे भी डाला, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। तो दोनों को मिलाकर के, पेंशन और इंटरेस्ट को मिलाकर के, टैक्स का बर्डन काफ़ी बन जाता है। तीसरा जो है, मेडिकल रियम्बर्समेंट इज लिमिटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच यू हैव पेड प्रीमियम। जो प्रीमियम आपने पे किया, जितने की पॉलिसी ली, वहीं तक ही सीमित होता है, जबकि सर्विस के दौरान अनलिमिटेड इंश्योरेंस भी होता है हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए। बैंक रियम्बर्स कर देता है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर मीटिंग मंथली अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। अब मैंने इसमें स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे आप इसको मीट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जब रिटायर होते हैं, तो आपकी जैसे ओडी लिमिट ख़त्म हो जाती है 5 या 10 लाख रुपए की, तो उस ओडी लिमिट का रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं कि जो रिटायरल बेनिफिट्स मिले हैं, उनमें से एक एफडी बना दीजिएगा। उसको 10 लाख की एफडी बना करके 10 लाख की लिमिट उसके अगेंस्ट दे लीजिए।
और जब आप लिमिट लेंगे, हमें लिमिट में ना तो मार्जिन देना होता है और ना ही उसमें एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो पब्लिक को 1 या 2% देना पड़ता है। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट बनाने का ये फ़ायदा है कि हमें कभी भी इमरजेंसी में ये फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में कम से कम बैलेंस रखिए। जितना भी अमाउंट एक्सेस होता है, आप उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिएगा, या यदि आपने गवर्नमेंट की सीनियर सिटीजन स्कीम दे रखी है तो उसमें डाल सकते हैं। अगर वो लिमिट पूरी हो चुकी है, जैसे कि आज की डेट में 30 लाख रुपए है, तो फिर आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लिमिट वो हर वक्त जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको इस्तेमाल करिए। और यदि आप ओवरड्राफ्ट लिमिट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 10 या 15 दिन का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, और जो उसके अगेंस्ट आपने फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है, वो उसमें पूरे महीने का ब्याज आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आप अपने सेम बैंक में जो बैलेंस पड़ा रहता है, उसको वहाँ न रख करके उसको एफडी के तौर पे रखा जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होता है, और आपको आपका फंड आइडल नहीं पड़ा रहेगा। इमरजेंसी में आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी जो क्राइसिस है, हाउ टू सेव इनकम टैक्स ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। अक्सर क्या करते हैं लोग कि रिटायरमेंट के टाइम पे सारे पीपीएफ अकाउंट बंद करा देंगे, सारे डिपॉजिट अकाउंट वगैरह सारे इकट्ठे करके और एफडी के तौर पर ही रख देंगे। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके पीपीएफ अकाउंट में कोई अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो रखा है, 50-60 लाख रुपए आपने उसमें जमा कर रखे हैं, तो आप उसको वहीं रहने दीजिएगा और उसको एक्सटेंड करते जाइए। जब भी एक्सटेंड करेंगे तो आपको हर साल 500 रुपए ही जमा कराना पड़ेगा, और आप निकालना चाहते हैं तो उसमें जितना हर साल ब्याज मिलता है, उस राशि को निकालें और प्रिंसिपल को रहने दें। जो ब्याज आप निकालेंगे, वो ब्याज टैक्स फ्री होता है, और आपको पीपीएफ में किसी भी ढंग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि उसी राशि को आप पीपीएफ से तोड़ करके एफडी में डाल देंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जब कभी भी आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो 50,000 रुपए तक की एटीटीडी में इनकम टैक्स की छूट मिलती है, तो उसको भी अवेल अवश्य करें। कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी रिटर्न आपको अच्छा मिल जाएगा, या कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें टैक्स बर्डन आपका कम रहेगा। अवॉइड डे ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, तो 2 पर्पज़ के लिए, क्योंकि डे ट्रेडिंग में जो आपको प्रॉफ़िट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लॉसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो वहाँ पर आपको लीकेज हो जाएगा, अदरवाइज़ यदि प्रॉफ़िट भी होता है, तो उसपे टैक्स बर्डन आपका काफ़ी बढ़ सकता है, जो कि लॉस होने पे ऑफसेट भी नहीं होता कई बारी। तो आप डे ट्रेडिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। हाउ टू मिनिमाइज़ योर मेडिकल एक्सपेंसेस। आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं? यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लीजिएगा, क्योंकि इमरजेंसी में हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी काम आता है। दूसरा, आप डेली योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि अपने आप को फिट रखें। एटलीस्ट 5 किलोमीटर रोज़ का चलें, क्योंकि पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पैर ठीक रहते हैं तो 50% बीमारियां आप उसी से अवॉइड कर सकते हैं, और आपका हार्ट भी काफ़ी हेल्दी रहेगा यदि आपके पैर सही ढंग से एक्सरसाइज करते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे। आपको यदि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि पानी पीने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो आप कम से कम 3 लीटर पानी पर डे पिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार से डिहाइड्रेशन, यूरिक एसिड और इस टाइप की कोई भी बीमारी ना हो, जोड़ों के दर्द की बीमारी नहीं होगी अगर आप पानी रेगुलर पीते रहेंगे। आपकी स्किन में झुर्रियाँ नहीं आएँगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पानी अपने आप ही आपके हेल्थ को ठीक रखता है। किसी सोशल ग्रुप को ज्वाइन करिए, डेली उनके साथ इंटरेक्शन करिए, ताकि आप डिप्रेशन या किसी और बीमारी के शिकार ना बनें। अल्ज़ाइमर वगैरह की बीमारी भी यदि आप सोशल इंटरेक्शन कम करते हैं तो उसकी वजह से भी बढ़ जाती है। ये बुढ़ापे की बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते हैं यदि सोशल ग्रुप में रेगुलर
इंटरेक्ट करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, चाहे फ़ोन पे इंटरेक्ट करें, चाहे उनके साथ मिलें, कहीं पार्क में बैठें, कहीं पर भी जा कर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डू सम वॉलंटरी वर्क फॉर सोसाइटी टू कीप योरसेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखने के लिए 2-4 घंटे सोसाइटी के लिए कहीं बच्चों को पढ़ाइए या कहीं हॉस्पिटल में सेवा करिए, कहीं पर भी जा कर के कुछ कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दीजिए। इससे आपका लोनलीनेस कम हो जाएगी, आपका जो टाइम है वो स्पेंड हो जाएगा और यूज़फुल स्पेंड होगा, उससे आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे। ये सारे जितने भी हैं ये नेचुरल टॉनिक्स हैं और जो कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। दोस्तों, फिर आपने देखा कि बैंकर की जो लाइफ है रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल अलग हो जाती है, तो आप उसको कैसे हेल्दी मेंटेन करके रखें कि आप का दिनचर्या एक सुखद रहे, उसके लिए मेरे बार-बार मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। दोस्तों, यही मैं अपने आप भी फॉलो करता हूँ और आशा करता हूँ कि यदि आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से सभी को लाभ होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।